हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीकोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में जो कल अपलोड हुई थी उसमें कहा गया था कि हम लोग पीटी 365 करंट अफेयर से शुरू करने वाला है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ये पहला वाला टॉपिक को जो है खत्म करने वाले हैं, जिसके अंदर ये इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर 9 इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, हमने ये कवर करना है। और जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी कि इसको पढ़ने से पहले या इसको पढ़ते पढ़ते साइड बाय साइड जो चीज़ आप कर सकते हैं वो है पार्ट 1 को लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टैली करेगा तो समझने में आसानी होगी और प्रिपरेशन जो है वो एक होल सम प्रिपरेशन होगी। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। दोस्तों, टॉपिक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा। हम सबको पता है कि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो ईडब्ल्यूएस कोटा की बात कर रहे हैं हम लोग, ये रिजर्वेशन की बात कर रहा है। और ये रिजर्वेशन जो 10% का है, ये इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके लिए है। और उन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात कर रहे हैं जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि यहाँ पे SC ST OBC इनकी गिनती नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि SC ST को इन एनी केस रिजर्वेशन मिलता है, तो डबल रिजर्वेशन बेनिफिट्स ना मिले, इसीलिए ये जनरल कैटेगरी में जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उनको रिजर्वेशन देने की बात करी जा रही है। अब सवाल यह है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। क्यों चैलेंज किया गया था? क्योंकि ऑलरेडी 50% के आसपास हमारा रिजर्वेशन है। अभी अगर इसके साथ 10% का रिजर्वेशन और होगा तो इट विल एक्सीड 50%, ऑलमोस्ट 60%। और 60% अगर रिजर्व रहेगी तो ये रिवर्स प्रोटेक्शन या रिवर्स रिजर्वेशन पॉलिसी जैसी कुछ स्थिति खड़ी हो सकती है। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स में ये कह चुकी है कि रिजर्वेशन जो है इसको 50% से ज्यादा नहीं करना है। कौन से केस में बात करी गई थी, ये सब हम लोग इसी टॉपिक के डिटेल्स में जब पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ, इंदिरा साहनी जो केस है उसमें ये क्लियर शब्दों में कहा गया था कि 50% एंड अबव नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब ईडब्ल्यूएस को इंट्रोड्यूस किया गया इन दी 103rd अमेंडमेंट, जिसमें ये 10% कोटा की बात करी गई है, बोथ इन एजुकेशन विच इज इन आर्टिकल 15 एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट विच इज इन आर्टिकल 16। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करते हुए अपहेल्ड किया इसकी वैलिडिटी को। तो टेक्निकली स्पीकिंग ईडब्ल्यूएस जिसको इंट्रोड्यूस किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वाया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली वैलिड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है ये सिन्हो कमीशन के रिकमेंडेशन से आई है, ये अपने आप में एक एमसीक्यू बन सकता है। 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 2019 का एक्ट है, ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है। इसमें रिजर्वेशन मिलेगी टू ईडब्ल्यूएस हु बिलोंग्स टू द जनरल कैटेगरी, रादर हु बिलोंग्स टू द नॉन ओबीसी एंड नॉन SC ST कैटेगरी। इसको इंसर्ट किया जाएगा 15(6) और 16(6) में, ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है। 15(6) और 16(6) में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा बोथ एट द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल फीचर के अंदर आता है, फेडरल स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसीलिए अगर कोई रिजर्वेशन सेंटर में मिल रही तो ऑब्वियसली वो स्टेट्स में भी देखने को मिलेगी, खास करके जब वो प्रोविजन पार्ट 3 का है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का है। अब ये जो 15(6) इसमें क्या कहा जा रहा है, इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजन सरकार बना सकती है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक है। और ये 16(6) क्या कहती है, इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू मेक अगेन स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अदर देन दोज मेंशन्ड इन 16(4). यहां पे भी है अदर देन दोज मेंशन्ड इन 15(4) एंड 15(5). तो 15(4) और 5 में क्या है, SC ST है, OBC है। यहां पर हम लोग OBCs को ऐसे देख रहे हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो लोग हैं प्लस SC ST जो है, इनको छोड़कर आपको 15(6) में रिजर्वेशन मिलेगी 10% की ऑफ ईडब्ल्यूएस। सेम चीज अप्लाइज इन 16(6). आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो 103rd अमेंडमेंट एक्ट है ये अलाउ करता है स्टेट गवर्नमेंट को टू डिसाइड वेदर टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस फॉर अपॉइंटमेंट इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशन टू द स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और नॉट। कहने का मतलब ये है कि स्टेट को ये ऑटोनॉमी दी गई है, स्टेट को ये ऑटोनॉमी दी गई है कि वो डिसाइड करे खुद से कि whether they are going to implement EWS or not. Amendment
जो किया गया है वो आर्टिकल 15 में, इसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि 10% अप टू 10% सीट्स टू बी रिजर्व फॉर सच सेक्शन फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इट विल इंक्लूड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे ईडब्ल्यूएस नहीं अप्लाई होता है, क्योंकि वो आर्टिकल 29 और 30 के कैटेगरी के अंदर आता है, जहां पे माइनॉरिटी को स्पेशल राइट्स दी गई है। आर्टिकल 16 का जो सिचुएशन है, उसमें भी ये कहा गया है कि 10% रिजर्वेशन दी जाएगी फॉर ऑल दी पोस्ट फॉर ईडब्ल्यूएस ऑफ सिटीजन्स। ये जो दी जा रही है रिजर्वेशन, इट इज इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। इसीलिए तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि ये 60% हो जा रहा है, तो क्या ये वैलिड है कि नहीं। सो अ पर्सन हु इज नॉट कवर्ड अंडर द रिजर्वेशन ऑफ एससी, एसटी एंड ओबीसी, कैसे पता करेंगे? हुज ग्रॉस एनुअल इनकम इज बिलो 8 लाख रुपीज will be identified as EWS for reservation। 8 लाख रुपए एनुअली अगर इसका रोजगार, किसी फैमिली का रोजगार कम है, यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, फैमिली का रोजगार अगर 8 लाख से कम है तो वो EWS कैटेगरी में आ सकता है। सिर्फ इतना ही कैटेगराइजेशन नहीं है, और भी है कि वो व्यक्ति जिसकी 8 लाख रुपए एनुअली, यानी कि फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, साथ ही साथ जिसकी 5 एकड़ जमीन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, जिसका कोई रेसिडेंशियल फ्लैट नहीं है, जिसकी जो साइज है वो 1000 स्क्वायर फीट की हो, और अगर कोई रेसिडेंशियल प्लॉट है जो 100 स्क्वायर यार्ड्स की है एंड अबव अगर है तो उसको नहीं मिलेगी, और अगर 200 स्क्वायर यार्ड्स के अंदर है तो भी उसको नहीं मिलेगी, बोथ इन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज। अभी एक इंपॉर्टेंट केस है, जिस केस के बेसिस पे ये पूरा जजमेंट आया है, वो है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ये डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस का जो रिसेंट केस आया उसका नाम क्या है। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022। इसमें कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन डिड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपको पता है, इसलिए मैंने कहा था कि पार्ट 1 जो है इसके साथ साथ पढ़ते रहिएगा। अब ईडब्ल्यूएस इज डीम्ड एज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरी व्हिच विल एक्सक्लूड द एससी, एसटी एंड सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड कास्ट। And this classification is quite reasonable in nature and was necessary to avoid double benefits। ये क्लियर हो गया। अभी जो 50% रूल जो निकला हुआ था, जो निकल कर आया था इन द इंदिरा साहनी जजमेंट इन 1992, इसको ओवररूल कर रहे हैं हम लोग फॉर श्योर। तो यहाँ पे आर्गुमेंट ये दिया गया है कि द 50% रूल फॉर्म्ड इन द इंदिरा साहनी जजमेंट इन 1992 हैज नॉट बीन हेल्ड, कि वो इनफ्लेक्सिबल है या इनवायोलेबल है। मतलब ऐसा जजमेंट में नहीं कहा गया था कि कभी भी जीवन में उस जजमेंट के अंदर जो भी लिखा गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। कभी भी यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द जजमेंट, और यू कैन नॉट चेंज, और यू कैन नॉट गो आउटसाइड द गार्ब ऑफ द जजमेंट। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सोशल सिचुएशंस। तो इसी के संदर्भ में हमें यह समझना है कि सोसाइटी में ऐसी चेंजेस आन पड़ी है, ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि हमें ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो इन दैट सेंस अगर 50 को क्रॉस भी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्दर ये अप्लाई हो रहा है, ये जो 50% वाला रूल है, दैट अप्लाइज ओनली टू एससी, एसटी, ओबीसी एंड एसीबीसी, यानी कि ईडब्ल्यूएस के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। तो सब कॉन्टेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ईडब्ल्यूएस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एब्सोल्युटली वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। दोस्तों अगला जो टॉपिक है ये भी रिजर्वेशन से है, लेकिन ये रिजर्वेशन का खेल थोड़ा सा अलग है। हम लोगों को एक चीज पता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैग्नीफाई करके आपको बताता हूँ। देखिए बात यह है कि एससी का एक रिजर्वेशन है, एसटी का एक रिजर्वेशन है, ओबीसीज का एक रिजर्वेशन है, और इसके अंदर अभी हमारे पास ईडब्ल्यूएस भी है। अब इन्हीं 4 कैटेगरीज को कंसिडर करते हैं फॉर द टाइम में, और ये सब के सब किसके अंदर आते हैं? ये सब के सब आते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर। ठीक है, अब बात यह है कि एससी के अंदर हमारे पास सारे एससीज को हमने कंसिडर करा है रिजर्वेशन देने के लिए, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर में हो अंडर आर्टिकल 15, या चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो अंडर आर्टिकल 16। द सेम गोज विथ एसटी आल्सो। अब ओबीसी में क्या सिचुएशन है, यहां पे भी हम लोग 15 और 16 के तहत देते हैं, लेकिन ओबीसी में सबको नहीं मिलता। जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ यू बीइंग इन ओबीसी आपको नहीं मिलेगा, जो कि एससी एसटी में सिचुएशन है, लेकिन ओबीसी में आपको तभी मिलेगा अगर आप क्रीमी लेयर टेस्ट पास करते हैं। तो अब ये क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि अगर आप ओबीसी में हैं लेकिन आपकी सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस काफी प्रोग्रेसिव है, काफी प्रोस्पेक्टिव है, तो आपको क्रीमी लेयर के अंदर डाला जाएगा, और क्रीमी लेयर वालों को रिजर्वेशन का लाभ उठाने की अनुमति नहीं है। अब ये क्रीमी लेयर टेस्ट कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है जॉब से, ये डिसाइड होता है एनुअल इनकम से, प्रॉपर्टी से,
बहुत सारी चीजें हैं। अब उसके लिए हम लोग अगर स्टैटिक पॉलिटी को पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा, लेकिन मोटे मोटे शब्दों में मैंने समझा दिया है कि ओबीसी के अंदर जो लोग इकोनॉमिकली वेल टू डू हैं उनको रिजर्वेशन की बेनिफिट्स नहीं मिलनी चाहिए और मिलती भी नहीं है थ्रू द क्रीमी लेयर टेस्ट। अब बात आती है ऐसा कि क्रीमी लेयर टेस्ट जो है, ये टेस्ट जो है ये एससी और एसटी में भी होनी चाहिए। सो अगर मैं आइडियली बात करूं तो एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर टेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एंड इनफैक्ट ये क्रीमी लेयर टेस्ट होने से ही आर्टिकल 14 में जो इक्वालिटी है इसको आप इंश्योर कर सकते हैं। सिमिलरली इनको नहीं कर रहे क्योंकि ये ऑलरेडी इकोनॉमिकली पुअर हैं, इसीलिए उनको रिजर्वेशन मिली हुई है। अब बात यह कि सरकार के सामने एक प्रस्ताव आया है कि ओबीसी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे सब कैटेगराइजेशन हैं जिसको रिजर्वेशन नहीं मिलती है। तो क्या हमें ओबीसी के अंदर, मान लेते हैं यहां पे 27% रिजर्वेशन है, तो ये 27% के अंदर क्या हमें कोई सब कैटेगराइजेशन करनी चाहिए? ये सवाल है। इस सवाल को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इन दी कॉन्टेक्स्ट। बात यह है कि द यूनियन कैबिनेट गेव द 14th एक्सटेंशन टू द जस्टिस रोहिणी कमीशन। ये जस्टिस रोहिणी कमीशन वो कमीशन है जो कि डिस्कस कर रही है फर्दर ओबीसी के अंदर ये सब कैटेगराइजेशन रिजर्वेशन के बारे में। तो इसको 14th एक्सटेंशन मिल रहा है, मतलब कि इसको और समय मिल रहा है ताकि ये और डिटेल रिसर्च कर सके और एग्जामिन कर सके अबाउट द इश्यूज रिलेटेड टू द सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। और इसको फर्दर समय दिया गया है कि ये अपना रिपोर्ट सबमिट कर सकती हैं बाय 31 जुलाई 2023। हालांकि ये रोहिणी कमीशन जो है, जस्टिस रोहिणी कमीशन, इसको फॉर्म किया गया था 2017 में अंडर द आर्टिकल 340। यानी कि 340 वो आर्टिकल है जो कि एक लीगल रादर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप देता है इस रोहिणी कमीशन को कि वो ढंग से काम कर सके। अब आर्टिकल 340 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह पावर देता है कि वो कमीशन अपॉइंट कर सके टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज। अब 2015 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट ने प्रपोज किया था कि ओबीसी को डिवाइड कर देना चाहिए। कैन ओबीसीज बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो 2015 में ये खुद में एक एमसीक्यू बन सकता है कि 2015 में नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट ने प्रपोज किया था कि ओबीसी को हमें फर्दर डिवाइड कर देनी चाहिए इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 कैटेगरी जो है उसको नाम दिया गया है ग्रुप ए कैटेगरी, जिसमें हम लोग कहते हैं कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस कौन है। दूसरी जो कि मोर बैकवर्ड क्लासेस है ओबीसी के अंदर, इसको ग्रुप बी बोल रहे हैं। और बैकवर्ड क्लास जो ग्रुप सी में है, ठीक है, जो कंपैरेटिवली काफी ऊपर उठ चुके हैं। ठीक है, अब बात यह है अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट 11 states or union territories have already subcategorized the OBC for reservation in the state government owned institutions. अब ये सब कैटेगराइजेशन करने से फायदा क्या है? देखिए, फायदा ये है कि जो रिजर्वेशन का फायदा है वो मिसयूज नहीं हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये उन्हीं को मिल रहा है जिनको वास्तव में जरूरत है। सो बहुत ज्यादा टारगेटेड होगा, मिसयूज नहीं होगा, टारगेटेड होगा। और अगर मिसयूज नहीं होगा और टारगेटेड होगा तो क्या होता है, इससे रिलेटेड पॉलिटिक्स जो है ये थोड़ी सी कम होगी, कास्ट पॉलिटिक्स कम होगी। कई सारे स्टेट्स में 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। तो बिफोर वी गो इनटू द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी, हम लोग थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को पढ़ लेते हैं। अब इसके बैकग्राउंड में हम लोग को यहाँ पे क्या समझना है। पहली बार जब बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन बनाई गई थी तो 1953 में काका कलेलकर की कमेटी बनाई गई थी। काका कलेलकर की कमेटी जो है वो ओबीसी के लिए पहली कमेटी बनाई गई, जिसमें उन्होंने डिस्कस करा कि इनकी स्थिति क्या है, क्या इनको रिजर्वेशन की जरूरत है या नहीं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से कि 53 में काका कलेलकर की कमीशन बिठाई गई थी। उसके बाद ये 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बिठाई गई बीपी मंडल जी के नेतृत्व में। और उसके बाद इनकी रिकमेंडेशन से 1992 में 27% रिजर्वेशन जो है ओबीसी को दी गई। और 1992 में इंद्रसानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक क्रीमी लेयर टेस्ट होनी चाहिए ऑन दिस 27% रिजर्वेशन। अब हम लोगों ने यहाँ पे कई बार हम लोगों ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करी है। थोड़ा सा इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में जानना जरूरी है एमसीक्यूज के लिए। तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है
इसने अंडर आर्टिकल 338 कैपिटल बी इस कमीशन को बनाया है, यानी कि ये अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इनिशियली ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी जब ये 1993 में एक्ट के हिसाब से आई थी, लेकिन जब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया 102nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू से, अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है। सिमिलरली इसके मेंबर्स कौन कौन है? एक चेयरपर्सन है, एक वाइस चेयरपर्सन है और 3 अलग लोग हैं, मेंबर्स हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 338B में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है। तीसरा, अपॉइंटमेंट जो होती है इनकी, ये प्रेसिडेंट के द्वारा होती है बाय वारंट अंडर हिज नेम एंड सील। और टेन्योर जो होता है वो होता है कि देयर कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस हैज बीन नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये एक एमसीक्यू बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग रोहिणी कमीशन के बारे में जान लेते हैं। इसको बनाया गया था विद अ मैंडेट कि ये एग्जामिन करेगी इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स। ये 27% जो बेनिफिट दिया गया है ओबीसी को, ये कितना जस्टिफाई कर रहा है, कितना ये जस्टिफाई कर रहा है इस रिजर्वेशन पॉलिसी को। क्या 27% में जितने सारे लोगों को ज्यादा जरूरत है उनको मिल रहा है? क्या एक्चुअल बेनिफिशियरीज को कोई बेनिफिट मिल रहा है? ये चेक करना जरूरी था। साथ ही साथ वर्क आउट द मैकेनिज्म, क्राइटेरिया या नॉर्म्स एंड पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे हम लोग एक बेहतर रिजर्वेशन को टारगेट कर सके विद इन द कास्ट ऑफ ओबीसी। इसीलिए हम लोग सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी के नाम से इसको जानते हैं। आई होप इसको आपको ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका है। आशा करते हैं दोस्तों को आपको ये शुरुआत के 2 टॉपिक समझ में आ चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 3 यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब लोग जो है इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद। जय हिंद।